अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि ये लेसन किस चीज़ के बारे में है। ये है कि एक नेशन ग्रेट कैसे बनती है, वो एक अज़ीम नेशन कैसे बनती है। तो आज तक तो आपने जो है वो यही सुना होगा कि किसी से आपने पूछा कि कंट्री प्रोग्रेस कैसे करते हैं, तो वो आपको एक ट्रेडिशनल सा जवाब देगा। उसने समरी पढ़ी हुई होगी, किस चीज़ की समरी पढ़ी हुई होगी? उसने पढ़ी होगी व्हाई नेशंस फेल की समरी। और वो आपको वो एक पुरानी सी जो है वो बातें बताना शुरू कर देगा जो कि हर एक आदमी ने सुनी हुई हैं, चाहे वो कहीं पे भी है। कि अगर आपके जो इदारे हैं, जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जो है वो इंक्लूसिव हैं, तो आपके यहाँ जो क्या होता है वो इन्वेस्टमेंट आती है और आपका कंट्री ग्रोथ करता है। अगर आपके इदारे जो हैं वो एक्सट्रैक्टिव हैं, और फिर अगर वो कोई अपोजिशन का बंदा होगा तो वो कहेगा कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, चाहे उसने इदारे इम्प्रूव भी किए हों, इनकम्बेंट गवर्नमेंट को कहेगा कि वो इनकम्बेंट गवर्नमेंट ने इदारों को क्या कर दिया है, इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया है। और जनाब क्या हो गया है, आपके मुल्क के अंदर से इन्वेस्टमेंट भाग रही है और आपके मुल्क के अंदर जो करप्शन है वो अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे है। ठीक है जी, करप्शन, ठीक है। और आपका जो कंट्री है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। और एक ही तरीका है जिसके ज़रिए से आप क्या कर सकते हैं, कंट्री को बना सकते हैं ग्रेट, और वो है आप अपने इंस्टीट्यूशंस को इम्प्रूव करें। अब ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये बात तो ठीक है, इंस्टीट्यूशन से आपका रूल ऑफ लॉ होता है। रूल ऑफ लॉ जब आपका आता है कंट्री के अंदर, तो हमने सिंगापुर के अंदर भी देखा कि सिंगापुर ने भी तरक्की की। और सिंगापुर की जो तरक्की है उसकी वजह उसका जो जुडिशियल सिस्टम है, उसके ज़रिए से कंट्रैक्ट की इन्फोर्समेंट है। कंट्रैक्ट की इन्फोर्समेंट, यानी वो कंट्रैक्ट को इन्फोर्स करते हैं, और इस वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं और फिर वहाँ पे वो वर्क करती है, क्योंकि उनको एश्योरिटी होती है कि गवर्नमेंट कोई आर्बिट्रेरी मेजर लेके उनका जो प्रॉफिट है उसको जो है वो कोई भी उसको नुकसान नहीं पहुंच सकता। तो जनाब मोहतरम, ये तो हमने अभी तक बातें सुनी हैं। अब एक और सवाल है कि क्या ये तरीका ठीक है, लेकिन मेरे नज़दीक इससे एक बेहतर तरीका है जिसके ज़रिए से हम इस सवाल को जस्टिफाई कर सकते हैं, इसका जवाब दे सकते हैं, इसको सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। और अपने जो रिस्पोंडेंट हैं, जो हमसे ये उम्मीद रखते हैं कि इसका एक बेहतर जवाब हम दें, उन्हें उन्हें सेटिस्फाई करें, तो इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं। वो क्या है, वो जनाब मोहतरम जो बेहतर तरीका जिसके ज़रिए से हम किसी भी कंट्री को ग्रेट बना सकते हैं, वो कैसे है जनाब? कोई भी कंट्री ग्रेट तब बनता है जब उसकी जो एजुकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर होती है। अगर आप पास्ट की सिविलाइजेशंस की बात करें, तो सबसे पहले क्या है कि पास्ट की सिविलाइजेशन, कोई ऐसी सिविलाइजेशन नहीं थी जिसके अंदर जो है वो एजुकेशन का लेवल लो हुआ हो और वो क्या है तरक्की कर गई हो। ये खास करके सिविलाइज्ड और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर, जब ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर जब दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो इसका रोल बहुत ज़्यादा है। अब ये किस तरह से किसी कंट्री को ग्रेट बनाती है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक दूसरा इंग्रेडिएंट भी डिस्कस कर लेते हैं जिससे कोई कंट्री ग्रेट बनता है। वो है जनाब कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म से बहुत सारे लोग नफरत तो करते होंगे, लेकिन करंट सिस्टम के अंदर कैपिटलिज्म इज़ वेरी वाइटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर काम नहीं चल सकता। क्योंकि आपने अगर कोई भी फिल्म लगानी है, फॉर एग्जांपल जैसे आपका जो है वो गूगल है, ठीक है जी, ये गूगल है। अब गूगल के अंदर हज़ारों लोगों के जो है वो इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह से आपकी जो नई आने वाली कंपनी दुनिया की, जो दुनिया को डोमिनेट करेगी, आपकी जो टेस्ला है, ठीक है जी, टेस्ला के अंदर भी हज़ारों लोगों के शेयर हैं। इसी तरह से स्पेस एक्स के अंदर भी हज़ारों लोगों के शेयर हैं। और अमेज़न के अंदर भी लोगों के शेयर हैं। तो जनाब मोहतरम, आपके मुल्क के अंदर कैपिटलिज्म का सिस्टम जो कि बहुत ही जो है वो ट्रांसपेरेंट हो, और ट्रांसपेरेंट से मुराद ये है कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो लोन प्रोवाइड करे, और लोन हर एक बंदे को ना दे कि जनाब कोई भी बंदा लोन ले ले। लोन सिर्फ उसको मिलना चाहिए जो कि उस लोन से कोई जो है वो वैल्यू एडिशन करके एक ऐसी प्रोडक्ट बना रहा है जो पूरी की पूरी दुनिया में सेल होगी आपकी। वो जनाब जो कैपिटलिज्म है, ये आपको एक चीज़ प्रोवाइड करे, यानी कैपिटलिज्म आपको एक्सेसिव जो सेविंग्स होती हैं
वो अवेलेबल करे, और वो अवेलेबल किसको करे, ट्रांसपेरेंसी के साथ उनको करे जो हार्ड वर्किंग लोग हों, ताकि वो एक कंपनी लगाएं। जैसे टेस्ला है, जो इसके अंदर जो सारे के सारे पैसे इलॉन मस्क के नहीं हैं, ये लोगों की सेविंग्स हैं जो वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, वो उनके अंदर उनका शेयर रख लेते हैं, अगर कंपनी को फ़ायदा होता है तो फ़ायदा मिल जाता है। जब वो पहली चीज़, और जो एजुकेशन है, और जो दूसरी चीज़ है वो क्या है जी, आपका कैपिटलिज्म। ये जब मिलते हैं, ये किसी भी सिस्टम के अंदर मिलते हैं, और एंटरप्रेन्योर जो हैं वो एजुकेशन से ही बनते हैं एंटरप्रेन्योर, तो वो एंटरप्रेन्योर आपके जो कंट्री है उसके अंदर आ जाते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं, ये इनोवेशन का इस्तेमाल करते हैं, और उस इनोवेशन का इस्तेमाल करके लोगों के पैसे लेके कंपनियां बनाते हैं, और इनके पास होती है एजुकेशन। फिर ये खुद भी प्रॉफिट्स को रीप करते हैं, और लोगों को भी प्रोवाइड करते हैं, और कंट्री को भी फ़ायदा देते हैं, फॉरेक्स कमा के देते हैं। अब अगर हम माजी की एक एग्जांपल देखें, तो हम साइकिल बताएंगे, मैं आपको एक साइकिल बताता हूँ जिसके ज़रिए से कोई भी नेशन जो है वो डिक्लाइन भी करती है, और जो है वो राइज भी करती है, और फ्यूचर के अंदर आपको ये बहुत काम आएगा अगर आप चाइना का जो डिक्लाइन है उसको प्रिडिक्ट करना चाहें। तो सबसे पहले जो हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं नीदरलैंड की। आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि जो नीदरलैंड है, जो डच हैं, वो दुनिया की एक वर्ल्ड पावर हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद उनका डिक्लाइन हो गया, और उसका जो जगह है वो बरतानिया ने ले ली। और बरतानिया का जब डिक्लाइन हुआ, वर्ल्ड वॉर्स लड़ने के बाद तो क्या हुआ, अमेरिकन ने उनकी जगह ले ली, और अमेरिकन जो हैं वो अभी हैं, लेकिन फिर अमेरिकन अब डिक्लाइन कर रहे हैं, और उसकी जगह चाइना ले रहा है। तो ऐसा क्यों होता है कि एक नेशन आती है और वो ख़त्म हो जाती है, और उसकी जगह पे एक नई नेशन आ जाती है। जनाब मोहतरम, पहली बात तो ये है कि नीदरलैंड की हम बात करते हैं। नीदरलैंड जो था, हब्सबर्ग जो था, ये एक स्पेन का जो था किंग था, उसके अंडर था। बेल्जियम भी इसके अंडर था, और बहुत सारी यूरोपीय और रियासतें भी अंडर थी। तो हुआ ये कि जनाब इन्होंने बगावत कर दी हब्सबर्ग के खिलाफ, और 1581 के अंदर जो है वो नीदरलैंड क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, और नीदरलैंड जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया। अब नीदरलैंड की जो पॉपुलेशन थी वो सिर्फ 2 मिलियन के करीब लोग थे, और एम्स्टर्डम जो है वो इनका क्या है जी, वो इनका कैपिटल था। अब होता ये है कि इनका जो ये जो लोग हैं ये बहुत ज़्यादा एजुकेशन पे तवज्जो देते हैं, इनके यहाँ एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो होती है, और इसी दौरान इनके यहाँ इनोवेशन भी जो है वो शुरू हो जाता है। लोग बड़े इनोवेटिव होते हैं, वो वो एजुकेशन को पसंद करते हैं, वो रीड करना पसंद करते हैं, और वो नई नई जो डिस्कवरीज हैं उसको पसंद करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इनका उस दौर का एजुकेशन का ग्राफ देखेंगे, स्पेंडिंग का भी देखेंगे, तो उनके जो किंग है वो बहुत ज़्यादा स्पेंड करता है जी। ठीक है, अब होता ये है कि जनाब उसके बाद 1602 के अंदर ये अपनी स्टॉक मार्केट, दुनिया की पहली स्टॉक मार्केट बनाते हैं, जिसके अंदर लोग सेविंग्स देते हैं, और सेविंग्स लेने के बाद क्या होता है, वो लोगों का उसके अंदर परसेंटेज में शेयर होता है। अगर स्टॉक मार्केट जो है उसके अंदर कंपनियां जो होती हैं उसके अंदर वो शेयर डालते हैं, और उनको फ़ायदा होता है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां लगने की तरफ, यानी कैपिटलिज्म की तरफ क्या हो गया, एक कदम बढ़ गया। उसके बाद जनाब बैंक्स भी इन्होंने क्रिएट किए। जब बैंक आ गए तो बैंक भी बड़े बड़े लोगों को जो है वो हेल्प करते हैं कि वो बड़ी बड़ी कंपनियां लगाएं। ठीक है जी। अब जब नीदरलैंड वालों ने ये कैपिटलिज्म भी इस्टेब्लिश कर लिया, उनकी ये भी बेहतर तरीके से जो है वो एजुकेशन भी थी, तो अब जनाब किसी को आइडिया है कि वो ट्रेड करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें नीदरलैंड प्रोड्यूस कर रहा था, और तकरीबन जो है वो इनकी जो इन्होंने एक कंपनी बनाई। ठीक है जी, और वो कंपनी क्या थी, वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई उन्होंने। अब ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये एक वक्त ऐसा था कि दुनिया की 30% जो ट्रेड है ये इसी कंपनी के थ्रू होती थी, इसी कंपनी के थ्रू होती थी। तो इसने नीदरलैंड को इतने पैसे दिए, पूरी दुनिया में ट्रेड करते थे ये लोग, और ये लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, और ट्रेड और बहुत सारी चीज़ें बनाने से जो इनका जो जो नीदरलैंड है ये बहुत अमीर हो गया। और फिर जब ये अमीर हुआ तो फिर अब जाहिर सी बात है, जो मुल्क बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है तो उसकी जो करेंसी है वो डोमिनेंट हो जाती है पूरी दुनिया के अंदर। तो फिर रशियंस ने और सारे यूरोप के अंदर इनकी करेंसी जो थी, वो इनकी जो करेंसी थी उस वक्त की, वो क्या होगी, दुनिया की पहली रिजर्व करेंसी। जैसे आज डॉलर है, तो जनाब रिजर्व करेंसी जो है वो क्या होगी जनाब, रिजर्व करेंसी इनकी चल गई पूरी दुनिया में।
लेकिन होता ये है कि फिर ये उसके बाद डिक्लाइन कर जाते हैं। डिक्लाइन क्यों करते हैं उसकी एक रीज़न है। लेकिन जनाब मोहतरम सिविलाइजेशंस डिक्लाइन कैसे करती हैं? सिविलाइजेशंस डिक्लाइन तब करती हैं जब उनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ होती है, और जब वो वेल्थ होती है तो उनकी एक जनरेशन जिसने हार्ड वर्क किया होता है, उनकी दूसरी जनरेशन जो है वो हार्ड वर्क नहीं करती, क्योंकि उनके पास वेल्थ होती है। तो वेल्थ ऑटोमेटिकली लग्जरी लेके आती है। वो लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हैं, और जब वो लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हैं तो वो स्पेंड ज़्यादा करते हैं, और जो है वो सेव कम करते हैं। जब वो सेव कम करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट उनकी जो होती है फ्यूचर की जो ग्रोथ है उसके लिए उनकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि वो स्पेंड ज़्यादा कर रहे होते हैं, सेव कम कर रहे होते हैं, और उनका डेफ़िसिट बढ़ जाता है। जब उनका डेफ़िसिट बढ़ जाता है जनाब मोहतरम, तो होता ये है कि उनको फिर जो है वो डेट लेना पड़ता है, या फ़ॉरेन डेट लेना पड़ता है, या डोमेस्टिक लेना पड़ता है। जब वो डेट लेते हैं तो एक वक़्त ऐसा आता है तो उनके पास जो गोल्ड के रिज़र्व हैं, जिनको वो खातिर में ला के करेंसी बना रहे हैं, यानी नोट्स क्रिएट कर रहे हैं, वो गोल्ड के रिज़र्व से ज़्यादा नोट्स बना लेते हैं, और उससे क्या हो जाती है, उनकी जो करेंसी होती है, वो करेंसी उनकी क्या हो जाती है जनाब मोहतरम, डी-वैल्यू हो जाती है। उनकी करेंसी की कीमत कम हो जाती है। जैसे पाकिस्तान की करेंसी, क्योंकि हम जो है वो फ्री फॉल में चल रहे हैं सिस्टम में, और हम पैसे बनाते जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो उतना गोल्ड नहीं पड़ा हुआ, तो फिर डॉलर की कीमत क्या हो जाती है, वो अप हो जाती है जनाब मोहतरम। और उसी के साथ साथ हमारे जो डॉलर्स हैं जब वो पड़े नहीं होते तो डॉलर की कीमत उसके लिहाज से अप हो जाती है। तो उसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ डेफिसिट चल रहा है, हम कमाते थोड़ा है लेकिन खर्च ज़्यादा करते हैं। और अगर हम अपना बजट भी देखें तो 4800 बिलियन रुपीज़ के करीब हम जो है वो क्या करते हैं, वो कलेक्ट करते हैं, और 8700 अरब या कोई 8000 अरब के करीब हम खर्च करते हैं। तो ये 3300 अरब के करीब का बिलियन रुपीज़ का वो हमारा एक डेट बन जाता है। तो जब ऐसा होता है तो कंट्री अभी भी बिलीव करते हैं, जो अजीम कंट्री होते हैं वो अभी भी बिलीव करते हैं कि वो बहुत रिच हैं, लेकिन वो रिच होते नहीं हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता उनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसका एडवांटेज ख़त्म हो जाता है, और कोई और पावर जो है उसकी जगह ले लेती है। जब उनकी करेंसी के अंदर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है तो फिर जो नई करेंसी उसके अंदर ट्रेड जारी हो जाती है, और जो नई पावर है वो जो है वो डोमिनेंट हो जाती है। और ये जनाब एक साइकिल है किसी कंट्री के डिक्लाइन होने का, कि सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ। वेल्थ प्रोड्यूस हुई, पहली से दूसरी जनरेशन आई, उस जनरेशन ने लाविश खर्च ज़िंदगी गुजारी, उन्होंने स्पेंड ज़्यादा किया, इन्वेस्ट कम किया, उनके अंदर शौक कम हो गया, डेफिसिट हो गया, डेट लिया, आपकी करेंसी की डी वैल्यू हो गई, और उस करेंसी से लोगों का एतमाद उठ गया। आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर जो कम्पिटेटिव एडवांटेज था दूसरे कंट्री से वो कम होता गया, और आपकी पावर डिक्लाइन होती गई, और आप ख़त्म हो गए। पाकिस्तान जो है वो एक जो है वो ग्रेट कंट्री बन सकता है। पाकिस्तान एक ग्रेट कंट्री कैसे बन सकता है? हमारे पास पॉपुलेशन है, और हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो बड़ी यंग पॉपुलेशन है, उसका एडवांटेज है। लेकिन ये जो यंग पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, ये स्किल्ड नहीं है। आप देखें कि हमारे यहाँ 59% के करीब लिटरेसी रेट है। इस लिटरेसी रेट के साथ कोई भी नहीं होता, और हमारा लोवेस्ट जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट है, ठीक है जी। और तीसरी बात, हमारे कंट्री के अंदर एंटरप्रेन्योर बनने का एक जो है हमारा जो कंसेप्ट ही कोई नहीं है। लोग जो है वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि बस बैठे रहो, और किसी तरह लैंडलॉर्डिज्म जो है वो उसको उन्होंने आइडियलाइज किया हुआ है रादर देन हार्ड वर्क। हम कहते हैं ना कि यार मैं तो, मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं बैठा रहूँ, मैं खाता रहूँ। यानी इनका एक आइडियलिज्म उनका ये है कि लैंडलॉर्ड होना जो है वो बेहतर है, रादर देन आप कोई वर्क करके दुनिया को फ़ायदा पहुँचाए। तो जब तक ये कल्चर तब्दील नहीं होगा तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है जी। तो पाकिस्तान के अंदर एंटरप्रेन्योर्स नहीं है। अब एंटरप्रेन्योर्स कैसे बनेंगे? उसके बाद हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है उसके अंदर ये होना चाहिए कि जैसे अब गवर्नमेंट दे रही है कि कैश अवेलेबल होना चाहिए इन सारे लोगों को जो नई नई कंपनियां लगाना चाहते हैं, और वो प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो। जब हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट होगी, और हमारी जो एजुकेशन है वो बेहतर होगी, हमारा लिटरेसी रेट, तो हम एंटरप्रेन्योर्स पैदा करेंगे। जब हम एंटरप्रेन्योर्स पैदा करेंगे तो हम ये प्रोडक्ट पूरी दुनिया में सेल करेंगे, हम फॉरेक्स को कमाएंगे, डॉलर हमारे ज़्यादा होते जाएंगे, हम खर्च बेहतर तरीके से करेंगे, और फिर हम क्या कर सकते हैं, अपनी नेवी को मॉडर्नाइज कर सकते हैं दुनिया के अंदर। और ये भी हो सकता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएं, बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएं, तो हमारा जो रुपीज़ है ये दुनिया की रिजर्व करेंसी बन जाए, यानी पूरी दुनिया की जो ट्रेड है वो पाकिस्तान के रुपीज़ के साथ हो। ये बहुत हाईली अनलाइकली है, लेकिन हो सकता है, हो भी सकता है, हम कर भी सकते हैं। कोई किसी जो है वो ये नहीं कह सकता कि ये मुमकिन नहीं है। तो हमारी रिजर्व करेंसी यानी डॉलर की जगह पे जब ट्रेड होगी
तो वो पाकिस्तानी रुपीज़ में होगी। फिर हम जितना भी डेट ले लेंगे, जितना भी हमारा डेट हो जाएगा, हमें उसकी परवाह नहीं होगी, क्योंकि जब आपका किसी अपनी करेंसी के अंदर डेट होता है ना, तो फिर आप अपने जो स्टेट बैंक होता है उससे मनी को प्रिंट करके अपने आप को बेल आउट करवा लेते हो। अगर आपके पास डॉलर्स में डेट हो तो फिर आपको फिर आईएमएफ की मदद लेनी पड़ती है या किसी की भीख मांगनी पड़ती है, वगरना आप क्या हो जाते हो, डिफॉल्ट हो जाते हो। सही है जी। तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनमी है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। लेकिन अगर पाकिस्तान जब ये बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाएगा, तो अगर फिर वो कंजम्पशन ज़्यादा करेगा और सेविंग कम करेगा, तो क्या हो जाएगा, पाकिस्तान का डिक्लाइन हो जाएगा। और लार्जली हमारा जो सेविंग रेट है वो 10% से भी कम है, होना ये 20%